नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ खास और अहम खबरों। और सबसे पहले बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ को दी बड़ी सौगात। साथ ही उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं, इसकी भी हम बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ के सुदूर और दुर्गम जनजातीय इलाकों में दशकों से निस्वार्थ चिकित्सीय सेवा देने वाले वो कौन लोग हैं जिन्हें मिला है पद्मश्री सम्मान। और चलते चलते बात करेंगे अवैध प्रवास और डेमोग्राफी चेंज को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। और दिल्ली से लेकर आपको बता दें, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बूंद बूंद पानी के लिए सड़क पर उतरे मजबूर लोग। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ की विकास यात्रा में आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ को बड़ी सौगात दी है। यह मौका था भारतीय जनता पार्टी की मेयर सुषमा खरकवाल के सफल 3 साल के कार्यकाल पूरा होने का। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां विकास कार्यों की तारीफ की, वहीं शहरवासियों को नागरिक कर्तव्यों का पाठ भी पढ़ाया। ये रिपोर्ट देखें। राजधानी लखनऊ की विकास यात्रा में आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी को 413 करोड़ रुपए की लागत वाली 432 विकास परियोजनाओं की सौगात देकर मौका था बीजेपी मेयर सुषमा खरकवाल के सफल 3 साल पूरे होने का, जहां पूरा हॉल योगी बाबा जिंदाबाद और मेयर सुषमा खरकवाल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। समारोह में सरकार के कई दिग्गज मंत्री, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं मेयर ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए शहर को देश की मिसाल बनाने का भरोसा जताया। सफाई, सड़क, ड्रेनेज, ग्रीन कॉरिडोर और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के साथ अब लखनऊ की तस्वीर और तकदीर बदलने की तैयारी तेज हो गई है। राजधानी लखनऊ आज का दिन बहुत खास रहा। विकास यात्रा में आज का दिन बेहद मायने रखता है। लखनऊ की भारतीय जनता पार्टी मेयर सुषमा खरकवाल के कार्यकाल के सफल 3 साल पूरे होने के अवसर पर गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जुपिटर हॉल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गौरवशाली उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नगर निगम को 413 करोड़ की लागत वाली 432 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस दौरान पूरा माहौल योगी बाबा जिंदाबाद और मेयर सुषमा खरकवाल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम की खास बात रही कि मेयर के उत्तराखंडी मूल से जुड़े होने के सम्मान में वहां मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने पारंपरिक उत्तराखंडी टोपी पहन रखी थी। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोग यहाँ पे नगर निगम के 413 करोड़ रुपए की परियोजनाओं जो लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, उनके लोकार्पण और शिलान्यास के साथ भी जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए। विकास कैसे होना चाहिए उसका मॉडल बनाने का प्रयास, स्वच्छता कैसे होनी चाहिए उसके कुछ मॉडल देने के कार्य किए। हम मानते हैं कि जितना होना चाहिए था हम नहीं उसको प्राप्त कर पाए, लेकिन पिछली सरकारों के गड्ढों को, उनके पापों के गड्ढों को भरने, उनके भ्रष्टाचार के कूड़ेदान को साफ करने में भी हमें समय लगा है। और आज उसका परिणाम है कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश के अंदर 3रा स्थान प्राप्त होता है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे नंबर 1 पर लेके आना है। मंच से जनता और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम ने पिछले 3 वर्षों में सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने, नालियों व सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और आम जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए रात दिन काम किया है। उन्होंने इस विकास का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़क
और दूरदर्शी नेतृत्व को दिया। मेयर ने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले समय में लखनऊ की चमचमाती सड़कें पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेंगी। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन की तारीफ करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से आज लखनऊ में फ्लाईओवरों के ग्रीन कॉरिडोर का एक जाल बिछ चुका है, जिसने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहद सुगम बना दिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह नगर निगम के पार्षद अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं, नागरिक की भी जिम्मेदारी है। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई कार से आता है तो गमले चुरा कर ले जाता है। 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए का गमला चोरी करते हैं। इससे ज्यादा का तो तेल लग जाता है। एक बार तो मन में आया है कि इसकी फोटो चौराहे पर लगाई जाए। ये केवल नगर निगम के महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, ये नागरिक जवाबदेही का भी आधार बनता है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा अलग होगा। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, नालियों में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं तो होता क्या है, हम गमला लगाते हैं, कोई कार से आता है और गमला उठा के लेके चला जाता है। अब सोचो, कार से, अरे जितना कार का तेल लग रहा है उसमें से नया गमला भी ले सकते थे, लेकिन ये चोरी का एक नया मॉडल हो गया। ये तो इतना महंगी कार, मैं देख रहा था, बहुत महंगी कारों, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं अब तो हर जगह, हम देखते रहते हैं उससे। और पता लगा कि वो महंगी कार 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले को चोरी करने के लिए, यानी इतनी अगर इतना प्रयास उन्होंने किया तो 45 रुपए में एक नया गमला लेकर के अपने घर में लगा सकते थे। सम्मान भी रहता और शहर भी अच्छा दिखता। आइए आपको बताते हैं प्रमुख कार्यों और शिलान्यास में क्या है खास। प्रमुख कार्यों का हुआ शिलान्यास। रोड स्वीपिंग मशीनों की खरीद, नालों का निर्माण, सड़क व नाली निर्माण, खराब नलकूपों की मरम्मत, कल्याण मंडप व उत्सव वाटिका निर्माण, जानकीपुरम प्रथम वार्ड में इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट लाइब्रेरी निर्माण, वेंडिंग जोन निर्माण, फ्लाईओवर के नीचे सुंदरीकरण, खेल गतिविधि और पार्किंग विकसित करना, 2 पानी की टंकियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट लगाने, घास व पेड़ों की छटाई से निकले वाले कचरे के निस्तारण का प्लांट, लक्ष्मण पार्क, शहीद पार्क व अन्य थीम पार्क का निर्माण। लखनऊ की विकास यात्रा को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 413 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं की सौगात देकर साफ किया कि शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखना सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि इन परियोजनाओं के जमीन पर उतरने के बाद आने वाले दिनों में लखनऊ की तस्वीर कितनी बदलती है। लेकिन इतना तय है कि राजधानी को स्मार्ट, स्वच्छ और आधुनिक बनाने की मुहिम अब और तेज होने वाली है। और अब हम स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी और भू कानून का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर बेहद कड़ा और सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को एक बड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों पर अब सरकार उसको जब्त करेगी। इसके साथ ही राज्य में संदिग्धों के खिलाफ वेरिफिकेशन ड्राइव और अन्य राज्यों के शस्त्र लाइसेंसों की भी गहन जांच होगी। क्या सीएम धामी का ये पूरा महाप्लान है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीनों, वक्फ संपत्तियों और भू कानून के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अवैध कब्जों को हटाने, भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की जांच करने और दोषी पाए जाने पर ऐसी संपत्तियों को सरकार में निहित करने को कहा है। साथ ही वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, शत्रु संपत्तियों से कब्जा हटाने, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और वेरिफिकेशन ड्राइव तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 4 धाम व्यवस्थाओं, बिजली कटौती, कैंची धाम बाईपास और किसानों से जुड़ी योजनाओं को भी
सीएम ने समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी जमीन, वक्फ संपत्तियों और भू कानून के उल्लंघन के प्रति सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ग्राम सभाओं और अन्य सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के साथ ही उम्मीद पोर्टल पर दर्ज ब्यौरे की नियमित जांच करने और राज्य में स्थित शत्रु संपत्तियों पर हुए कब्जे को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे और आगामी बजट सत्र तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनें हैं, उनको भी कड़ाई से जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और कहीं भी कोई भी घोटालेबाजी या कहीं पर कानूनों का उल्लंघन हो या जिस प्रयोजन से जिसको जो भूमि आवंटित की गई है, अगर उसने उनका पालन नहीं किया होगा तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकारी जमीनों और वक्फ संपत्तियों को लेकर धामी सख्त। भू कानून उल्लंघन वाली जमीनों की होगी जांच। दोषी पाए जाने पर जमीन सरकार में होगी नीत। ग्राम सभा और सरकारी जमीनों से हटेगा अतिक्रमण। शत्रु संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की नियमित समीक्षा। संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और वेरिफिकेशन ड्राइव तेज। अन्य राज्यों के शस्त्र लाइसेंसों की जांच के निर्देश। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की गहनता से जांच की जाए और दूर से दोने पर ऐसी तमाम संपत्तियों को तुरंत राज्य सरकार में निहित यानी जब्त कर लिया जाए। इसके साथ ही ग्राम सभाओं और अन्य सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के काम में तेजी लाने को कहा गया है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। तो ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के सुदूर और दुर्गम जनजातीय इलाकों में दशकों से निस्वार्थ चिकित्सा सेवा देने वाले डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा हर्ष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इसे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव, करुणा और प्रेरणा का क्षण बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने खास इन दंपति पर, वो हम आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के सुदूर जनजातीय इलाकों में दशकों से निस्वार्थ चिकित्सा सेवा देने वाले डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को पद्मश्री सम्मान मिलने पर गहरा हर्ष जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने इसे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव और प्रेरणा का क्षण बताया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के दूरस्थ जनजातीय अंचलों में वर्षों से चिकित्सा और मानव सेवा में जुटे डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को पद्मश्री सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान केवल एक दंपति का नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की सेवा भावना का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर गोडबोले दंपति को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बस्तर जैसे दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा करना यह आसान नहीं है, लेकिन इस दंपति ने अपना पूरा जीवन जरूरतमंदों के इलाज, समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गोडबोले दंपति का समर्पण समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग ही सेवा, करुणा और मानवता की असली पहचान बनते हैं। गोडबोले दंपति को पद्मश्री सम्मान। मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई। बस्तर में दशकों से चिकित्सा सेवा, जन सेवा को राष्ट्रीय पहचान, समाज के लिए प्रेरणा बना समर्पण। बस्तर के सुदूर इलाकों में वर्षों तक निस्वार्थ सेवा देने वाले गोडबोले दंपति को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जताते हुए इसे पूरे देश के लिए गर्व की बात बताई है। स्पेशल रिपोर्ट
के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। देश की सुरक्षा और आंतरिक ताने बाने को प्रभावित करने वाली घुसपैठ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश में हो रहे अवैध प्रवास और डेमोग्राफी चेंज यानी जनसांख्यिकी के बदलाव की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिस कमेटी का वादा किया था वो अब जमीन पर उतर आई है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है और पहला डिटेंशन सेंटर भी एक्टिव कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में घुसपैठ को रोकने को लेकर एक अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफी चेंज पर हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया जो घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस कमेटी के बारे में जिक्र किया था जिसका गठन अब कर दिया गया है। इस बात की जानकारी एक्ट के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने दी। इस कमेटी का गठन पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में किया गया है। दरअसल ये कमेटी देश में हो रहे अवैध प्रवास और अन्य असमान कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करने में मदद करेगी। शाह ने कहा कि घुसपैठ भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में घुसपैठ को रोकने को लेकर एक अहम फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने एक डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया जो घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस कमेटी के बारे में जिक्र किया था जिसका गठन अब कर दिया गया है। इस बात की जानकारी इसके माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने दी। दरअसल ये कमेटी देश में हो रहे अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करने में मदद करेगी। शाह ने कहा कि घुसपैठ भारत के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। शाह ने क्या कहा चलिए आपको बताते हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक कमेटी की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। बंगाल में बना पहला डिटेंशन सेंटर, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए पश्चिम बंगाल में एक्शन शुरू। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। उन्हें डिटेंशन सेंटर रखा जा रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि राज्य के मालदा में पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है जहां पर 12 बांग्लादेशियों को रखा गया है। डिटेक्टेड डिफॉल्ट होल्डिंग सेंटर के निर्देश सामने आने के बाद बड़ी संख्या में सीमा पर बांग्लादेशी लौट रहे हैं। गृह मंत्रालय की यह नई पहल देश में घुसपैठ और जनसांख्यिकी बदलाव के मुद्दे पर नीति स्तरीय अध्ययन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि समिति अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश देती है। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अब अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। देश इस वक्त सिर्फ भीषण गर्मी से नहीं बल्कि पानी और बिजली के दोहरे संकट से जूझ रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड और गुजरात तक हालात ऐसे हैं कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। कई महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी ढो रही हैं तो कहीं आदिवासी परिवार गंदे गड्ढे के पानी को पीने के लिए मजबूर हैं तो कहीं 45 फीट गहरे कुओं में उतरकर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी इकट्ठा कर रहे हैं। सरकारों की योजनाएं, पाइपलाइनें और वादे कागजों में दौड़ रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी, आसमान से बरसती आग और धरती पर प्यास से बेहाल लोग। देश के कई राज्यों में तापमान 45 से 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी बढ़ी तो पानी की मांग बढ़ी, बिजली पर दबाव बढ़ा और अब हालात ऐसे हैं कि शहर से गांव तक जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात के कई इलाकों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। सिराथू तहसील के मोगरी कड़ा गांव में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि 2023 में गांव में पानी की टंकी और घर घर जल का वादा किया गया लेकिन 2026 तक भी योजना अधूरी पड़ी। गर्मी बढ़ी तो संकट और गहरा गया है। महिलाएं और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं।
समस्या आप लोगों की ओर से प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे पीने के पानी की विकराल समस्या है। यहाँ 9 फरवरी 2023 को पानी टंकी बनना शुरू हुई, लेकिन अभी तक पानी टंकी का निर्माण नहीं पूरा हुआ। बार बार जब अधिशासी अभियंता जी से जानकारी मांगी जाती है तो गलत सूचनाओं के माध्यम से हमको अवगत कराते हैं। उनके द्वारा हमको एक ये पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें IGRS के माध्यम से हमने उनसे जानकारी मांगी थी। उसमें उन्होंने ये बताया कि 4.23 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के दौरान रास्ता खोदा गया था, जिसमें 3.5 किलोमीटर सड़कों को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया गया है। क्या समस्या है आप लोगों की? साहब हमको पानी की समस्या है। कितने दिनों समस्या है? 3 साल से। आज पानी टंकी बने अभी बने नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? हमें पानी की समस्या है। पानी झटते मिले के चाहिए। मुँह जाई थी भरे सब मने दूर दूर आवत है, हमरे में न भरे हमू न भरे मुँह चलत होगी थी पानी कहनी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सागर टोला गांव में महिलाएं खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठ गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि महीनों से जल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, लेकिन प्यासे लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र की देव गुराड़िया पंचायत में मामला सिर्फ पानी की कमी का नहीं, बल्कि जहरीले और दूषित पानी का है। ग्रामीणों का आरोप है कि बायो CNG प्लांट और ट्रेंचिंग ग्राउंड से निकल रहा रासायनिक पानी तालाबों और भूजल को दूषित कर रहा है। करीब 50,000 लोग दूषित पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। लोगों में त्वचा रोग, खुजली, बाल झड़ने और गंभीर बीमारियों की शिकायतें बढ़ रही हैं। ग्रामीण अब सड़क पर उतरकर शुद्ध नर्मदा जल की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि देवगुड़ा का पानी कितना गंदा है, और क्षेत्र के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को भी पता है कि देवगुड़ा का पानी कितना गंदा है। सबने वादे करे, लोगों के साथ विश्वासघात करा। आज लोगों को नगर निगम के इस गेट पर आके बैठना पड़ा और अपनी बात जो तहसीलदार महोदय और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों ने आए, उन्होंने कहा कि त्वरित हम 2-4 दिन में जांच बिठाएं या टीम बिठा के हम बात करेंगे। पहले भी उन्होंने यही आश्वासन दिया था। छिंदवाड़ा में पानी संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय में ताला जड़ दिया। विधायक सोहन वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बावजूद नगर में केवल एक पानी का टैंकर चल रहा है। लोगों का कहना है कि वार्डों में पानी नहीं पहुंच रहा है और डीजल के अभाव में टैंकर तक खड़े हैं। सियासत जारी है, लेकिन जनता प्यास से परेशान। परासिया नगर पालिका में घेराव, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और तालाबंदी की गई है, और उसका मुख्य रूप से ये कारण था कि परासिया नगर पालिका में और ये परिसेवा भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ के CMO, SDM, इंजीनियर जिनकी जवाबदारी है कि इस नगर के हित में काम करें, आज 13 जिनके अंतर्काल में पानी दिया जा रहा है पूरे नगर परासिया में। झारखंड के जामताड़ा और दुमका की तस्वीरें देश को झकझोर देने वाली। आदिवासी परिवार गड्ढों का मटमैला पानी पीने को मजबूर है। जिन बच्चियों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वे सिर पर बर्तन रखकर कई किलोमीटर दूर पानी भरने जा रही हैं। नामोडीह गांव के पहाड़िया टोला में रहने वाले 22 परिवार आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गुजरात के वलसाड़ में लोग 45 फीट गहरे कुओं में उतरकर पानी निकाल रहे हैं। महिलाएं और बच्चे जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हैं, क्योंकि ऊपर प्यास इंतजार कर रही होती। ये तस्वीरें सिर्फ जल संकट का नहीं, बल्कि विकास के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की दूरी भी दिखाती हैं। देश की तस्वीर और भी चिंताजनक है। भारत में दुनिया की करीब 18% आबादी रहती है, लेकिन पीने योग्य जल संसाधन केवल 4% है। नीति आयोग के अनुसार देश के लगभग 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत स्वच्छ पानी की कमी से जुड़ी समस्याओं के कारण होती है। वर्ष 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्धता से दुगनी हो सकती है। भारत के करीब 70% जल स्रोत प्रदूषित बताए जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अनियंत्रित भूजल दोहन, जल संरक्षण की कमी, खराब प्रबंधन, बढ़ता प्रदूषण और तेजी से फैलता शहरीकरण इस संकट को और भयावह बना रहा है। हर साल गर्मी आती है, योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या देश की करोड़ों आबादी को पीने का साफ पानी मिल पाएगा? पानी जो जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, वही आज देश के करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। कहीं लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, कहीं महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर कुओं में उतरकर पानी की तलाश कर रही हैं। सरकारी योजनाएं और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीन पर प्यास अभी भी बरकरार है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।